नमस्कार। आज के अर्थशास्त्र शिक्षण में मैं दीपिका श्रीवास्तव, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय की पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के पाठ 4 भाग 3 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे बारंबारता आरेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र, त्वरण वक्र, अंकगणितीय रेखाचित्र। आज हम बारंबारता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि बारंबारता के प्रकार हैं आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र और त्वरण वक्र के बारे में। लेकिन बारंबारता आरेख का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के भाग 2 में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण क्या है, जिसमें आपने ज्यामितीय आरेख के बारे में पढ़ा। आपने दंड आरेख और उसके प्रकार, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख के बारे में अध्ययन किया। वृत्त आरेख कैसे बनाते हैं, इसका अध्ययन भी किया आपने। तो आज हम आंकड़ों के आरेखी प्रस्तुतिकरण की तीसरी विधि बारंबारता आरेख और अंकगणितीय रेखाचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आयत चित्र है क्या। आयत चित्र, जिसको कि हिस्टोग्राम भी कहा जाता है, हिस्टोग्राम। तो आयत चित्र देखने में कैसे लग रहा है? पिछले भाग 2 में आपने पढ़ा दंड आरेख के बारे में। तो क्या ये दंड आरेख की तरह दिख रहा है? हाँ, दंड आरेख की तरह आयत चित्र दिख रहा है, लेकिन दंड आरेख जैसा है नहीं। इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयत चित्र वह रेखा चित्र है जिसमें सतत श्रृंखला से संबंधित मदों तथा उनकी आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। आयत चित्र एक द्विविमीय आरेख है। अब यहाँ पर देखिए, आपने सरल दंड आरेख में ये पढ़ा था कि दंड आरेख एक विमीय आरेख है, लेकिन आयत चित्र क्या है? द्विविमीय आरेख है, क्योंकि इसमें चौड़ाई और ऊंचाई दोनों का ही महत्व है। तो आइए अब हम आयत चित्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयत चित्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र और असमान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र। तो समान वर्गांतर वाले आयत चित्र वे हैं जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र कहलाते हैं। इसी तरह जो असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र हैं वे असमान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जिनको कि असमान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र कहते हैं। अब हम आयत चित्र के बारे में और जानेंगे। ये सारणी है जिसके माध्यम से हम रेखा चित्र खींचेंगे। किसका? आयत चित्र, यानी कि इस सारणी के माध्यम से हम आयत चित्र बनाएंगे। यदि वर्ग के अंतराल का विस्तार एक समान हो, जैसा कि सामान्यतया होता है, तो आयतों का क्षेत्रफल उनकी बारंबारताओं के अनुपात में होता है। तो इसको हम अभी जब आयत चित्र बनाएंगे तब उसमें अध्ययन करेंगे। कई प्रकार के आंकड़ों में विभिन्न विस्तार वाले अंतरालों का उपयोग सुविधाजनक होता है तथा कई बार आवश्यक भी हो जाता है। आयत चित्र कैसे होते हैं?
आयताकार। तो आयत चित्र आयताकार होते हैं। वर्ग अंतराल की बारंबारता के बराबर ऊर्ध्वाधर दूरी पर आधार रेखा पर इस परिमाण की एक समांतर रेखा खींची जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y अक्ष पर हमने क्या लिया है? मजदूरों की संख्या, बारंबारता जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और x अक्ष पर क्या लिया है? दैनिक मजदूरी, किसमें? रुपए में। और इसको हमने सतत वर्ग में, पहले ये है, इसको हमने परिवर्तन किया है, सतत वर्ग से इसको हमने परिवर्तन किया है। तो अभी आगे देखते हैं। यदि वर्ग सतत नहीं होते तो पहले उन्हें सतत वर्ग में बदला जाता है। तो ये वर्ग कैसा है? सतत नहीं है। पहले अभी आपने सारणी में देखा तो जो सारणी में दैनिक मजदूरी दी गई है वो सतत में नहीं है, उसको अभी सतत में कन्वर्ट करेंगे सारणी के माध्यम से। आयत चित्र दंड आरेख के समान दिखता है, परंतु उनके बीच समानताओं से कहीं अधिक भिन्नताएं हैं, जिसका पता पहली बार में नहीं चलता। तो आयत चित्र कैसे दिखता है? दंड चित्र की तरह दिखता है। लेकिन दंड चित्र और आयत चित्र में क्या भिन्नता है? दंड चित्र में हर एक दंड के बाद क्या रहता है? गैप रहता है। लेकिन आयत चित्र बिल्कुल सतत श्रेणी में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 44.5 के तुरंत बाद है 49.5 और उसके बाद फिर है 44.5, यानी कि ये कंटिन्यू, एक दंड के बाद दूसरा दंड, फिर तीसरा दंड, इस तरह इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आयत चित्र कभी विविक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं खींचा जाता। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये विविक्त चर होता क्या है। इसका अध्ययन आपने तीसरे अध्याय में भी किया है। तो विविक्त चर केवल निश्चित मान वाले हो सकते हैं, जैसे छात्रों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि। और सतत चर क्या होते हैं? क्योंकि सतत चरों के लिए वर्ग अंतराल की निचली सीमा पूर्व अंतराल की ऊंचाई ऊंची सीमा के साथ मिल जाती है, भले ही वह समान हो या असमान। अतः सभी आयत साथ साथ होते हैं और दो आसन्न आयतों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आयत चित्र में, कि प्रत्येक दंड के बाद कोई भी खाली स्थान नहीं है। तो अब हम सतत चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने विविक्त चर के बारे में अभी सुना, अब सतत चर के बारे में। सतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे 1, 2, 1/2, 1/2, 3/4, 1.53 आदि। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चर क्या है। आपने विविक्त चर पढ़ लिया, सतत चर के बारे में पढ़ लिया। चर के बारे में भी आपने अध्ययन किया है, कहाँ पर? तीसरे अध्याय में। लेकिन फिर से आप जान लीजिए, वे चर जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं, उन्हें चर कहते हैं। जो दंड आरेख है, दंड आरेख विविक्त एवं संतत दोनों ही चरों के लिए बनाए जा सकते हैं।
जबकि आयत चित्र केवल संतत चर के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी कि विविक्त चर के लिए नहीं बनाए जाते हैं। और दंड आरेख में हम विविक्त चर के आंकड़ों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और संतत चर के आंकड़ों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और दंड आरेख में चौड़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन आयत चित्र में चौड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऊंचाई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, आयत चित्र में दो आयतों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है, जबकि दंड आरेख में दो क्रमिक दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान अवश्य छोड़ा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस आयत चित्र में कहीं पर भी किसी भी दंड के बाद कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा गया है। प्रत्येक दंड कैसे हैं? एक दंड के बाद दूसरा दंड, फिर तीसरा दंड, इस तरह। आयत चित्र बारंबारता वितरण के बहुलक के माप को भी आलेखी रूप में दिखा सकता है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं डॉट डॉट वाली लाइन, तो ये किसको दिखा रहा है? बहुलक को। यानी कि जो यहाँ पर मजदूरों की संख्या जो है 13 बार रिपीट हुई है, यानी कि 13 है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिपीट हुई है? 13 में। और उसके बीच में जो यहाँ पर दैनिक मजदूरी है वो है 79.5 और 84.5 के बीच में। तो यहाँ पर क्या है? ये बहुलक को प्रदर्शित कर रहा है। जो बहुलक का मान है वो कितना आया है? 80.6। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आयत चित्र की सारणी भी दी गई है और इस सारणी के माध्यम से अब हम आयत चित्र बनाएंगे। तो जैसा कि आपने अभी अध्ययन किया इसमें कि आयत चित्र क्या होते हैं, आयत चित्र कैसे बनाए जाते हैं, और अगर सतत श्रेणी में नहीं है तो पहले उनको सतत श्रेणी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह अब हम पहले दैनिक मजदूरी जो कि रुपए में दी गई है और मजदूरों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, तो अब पहले हम दैनिक मजदूरी जो कि रुपए में दी गई है इसको हम सतत श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर 45 है, 45 से 49, तो अब हम इसको सतत श्रेणी में जब परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5, 49.5, यानी कि हमने इसमें 0.5 माइनस किया है और इसमें हमने 0.5 ऐड कर दिया है। इसी तरह दूसरे उसमें देखिए, ये 50 है तो अब ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 54.5। इसी तरह अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? सतत श्रेणी में। अब हम लास्ट में देखते हैं, अब ये हो जाएगा 114.5 और यहाँ पे हो जाएगा 119.5। अब हम इससे बनाएंगे आयत चित्र। तो y अक्ष पर क्या लेंगे? मजदूरों की संख्या जो कि बारंबारता को दिखा रही है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 13। तो इसको हम 2-2 के गैप में बना लेंगे 14 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरह दैनिक मजदूरी दी गई है रुपए में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो इस संख्या को हमने किस में कन्वर्ट किया है? सतत श्रेणी में, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 44.5 से 49.5। अब 49.5 से 54.5। अब हम इसमें देखते हैं जो दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है उसमें जब हमने इसको सतत श्रेणी में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे आएगा 44.5 से 49.5, फिर आएगा 54.5 से 59.5, फिर आएगा 64.5 से 5 से 69.5। अब हम यहाँ पे इसका आयत चित्र बनाएंगे।
तो 44.5 में मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर निशान रख के यहाँ से एक लाइन खींच देंगे इस तरह। दूसरे में क्या है? दूसरा है 54.5, 49.5 से 54.5, और जिसमें कि मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो 2 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से निशान लगा के यहाँ से इस तरह यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो सीरीज़ है कैसे चलेगी? बिल्कुल कंटिन्यूअस, एक दंड के बाद दूसरा दंड, इसी तरह ये कंटिन्यू बनता रहेगा, जिसे कि हम आयत चित्र कहते हैं। और ये दंड आरेख से इसलिए भिन्न है क्योंकि दंड आरेख के बीच में गैप होता है और इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सतत श्रेणी से ही बनाया जाता है और विविक्त चर के आंकड़े इसमें प्रदर्शित नहीं किए जाते। तो अब हम पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज के बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। तो बारंबारता बहुभुज क्या है? बारंबारता बहुभुज सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल है जिसमें सामान्यतः 4 या अधिक रेखाएं होती हैं। बारंबारता बहुभुज समूहित बारंबारता वितरण के प्रस्तुतिकरण के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो यहाँ पर बारंबारता का चित्र दिया गया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आयत चित्र के ऊपर बनाया गया है और जो ये बारंबारता बहुभुज है दोनों तरफ से बंद रहता है। अभी आपने आयत चित्र को देखा, वो बिल्कुल बंद नहीं है, बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप है, लेकिन जो बारंबारता बहुभुज है उसकी जो रेखाएं हैं वो दोनों तरफ से बंद है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बारंबारता बहुभुज आयत चित्र का विकल्प होता है जो आयत चित्र से ही व्युत्पन्न होता है। बारंबारता बहुभुज को वक्र के आकार के अध्ययन के लिए किसी आयत चित्र के ऊपर लगाया जा सकता है। यानी कि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम एक पहले आयत चित्र बना लेंगे, उसके ऊपर हम उसके बीच बिंदु से, जो दंड आरेख का बिल्कुल, जो आयत चित्र के दंड का बिल्कुल बीच का बिंदु है, वहाँ पर एक बिंदु रखेंगे, दूसरे दंड के बीच में एक बिंदु रखेंगे, इसी तरह तीसरे, इसी तरह चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, यहाँ तक ये बिंदु रखेंगे इस तरह बीच में। उसके बाद 0 से मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींचेंगे। जो दंड के बिल्कुल बीच से टच करती हुई लाइन जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बारंबारता बहुभुज। आयत चित्र के क्रमिक आयतों के ऊपरी छोर के मध्य बिंदुओं को छोड़कर बारंबारता बहुभुज का निर्माण बहुत आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि अभी आपने इस चित्र में देख लिया। जब एक ही अक्ष पर 2 या 2 से अधिक आलेखित वितरण की तुलना की जाती है तो बारंबारता बहुभुज संभवतः अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि आयत चित्र में 2 या 2 से अधिक वितरणों की ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं क्षैतिज रेखाएं आपस में मिल सकती हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है और क्षैतिज? ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और क्षैतिज यानी जो बाएं से दाएं की तरफ खींची जाती है। तो ये दोनों ही रेखाएं कैसे मिल सकती हैं? आपस में मिल सकती हैं। किसके द्वारा? बारंबारता बहुभुज के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे बारंबारता वक्र के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। बारंबारता वक्र को बारंबारता बहुभुज के बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए मुक्त हस्त से वक्र बनाकर आसानी से प्राप्त किया
जा सकता है। इससे पहले अभी आपने बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ा, तो उसका डायग्राम हमने कैसे बनाया, आयत चित्र का जो दंड है उसके मिड पॉइंट से, प्रत्येक दंड के मिड पॉइंट से एक रेखा गुजरी है और जो कि चारों तरफ से बंद है, यानी कि 0 से शुरू होगी और लास्ट में y अक्ष पर आके बंद हो जाएगी। तो अब इस रेखा के अंदर से एक जो ये डॉट डॉट लाइन जा रही है, इसको कैसे खींचना है, मुक्त हस्त से खींचना है, फ्री हैंड। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, आवृत्ति वक्र कहलाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि यह बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर गुजरे, परंतु यह उन बिंदुओं से निकटतम होकर गुजरता है। अब बारंबारता वक्र में ये जरूरी नहीं है कि ये बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर गुजरे, लेकिन ये जिन बिंदुओं से होकर गुजरता है वो उसके निकटतम बिंदुओं से होकर गुजरता है, जो कि यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है और आवृत्ति को एक डार्क लाइन से दिखाया गया है। तो अब हम त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको कि ओगिव या ओजाइव भी कहा जाता है। त्वरण को संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि त्वरण को हम संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। संचयी बारंबारताएं दो प्रकार की होती हैं, से कम प्रकार एवं से अधिक। जैसा कि आप इस सारणी में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, गणित में प्राप्त अंकों का यहाँ पर बारंबारता वितरण दिया हुआ है, जो कि अंक किससे शुरू हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फिर इनका यहाँ पर छात्रों की संख्या जो दी गई है, 0 से 20 में कितने छात्र हैं, 6 हैं। 20 से 40 में कितने हैं, 5 हैं। 40 से 60 में छात्रों की संख्या कितनी है, 33 है। और 60 से 80 के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, 14 है। और 80 से 100 के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, 6 है। अब जब हम इन छात्रों की संख्या को टोटल कर देंगे, यानी कि सबको प्लस कर देंगे, 6 + 5 + 33 + 14 + 6, तो योग कितना आ रहा है इसका, 64 आ रहा है, जिसको कि अभी हम से कम और से अधिक संचयी बारंबारता जब हम निकालेंगे तो इसमें देखेंगे। संचयी बारंबारताओं को से कम त्वरण के लिए क्रमशः वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा के सामने आलेखित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो से कम है तो इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को आलेखित किया गया है, यानी 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम और 100 से कम, जिसको कि अभी हम निकालेंगे और उसके बाद त्वरण बनाएंगे। जबकि से अधिक त्वरण के लिए क्रमशः वर्ग अंतरालों की निम्नतम सीमा के सामने आलेखित किया जाता है, जैसे कि आप इस सारणी में देख रहे हैं। गणित में प्राप्त अंकों का से अधिक संचयी बारंबारता, तो से अधिक यानी 0 से अधिक, 0 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक और 80 से अधिक, जिसमें कि यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सारणी के माध्यम से हम त्वरण को कैसे बनाएंगे और इसमें हम से कम और से अधिक को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो गणित में प्राप्त अंकों का बारंबारता वितरण दिया हुआ है, अंक, छात्रों की संख्या, जो कि अभी आपने इससे पहले अध्ययन किया है, और यहाँ पर से कम जो संचयी बारंबारता है, यहाँ पर जो अंक दिए हुए हैं, तो अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। 20 से कम, 20 से कम, तो 20 से कम छात्रों की संख्या कितनी है, 6, यानी कि 6 है। तो अब हम यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और दूसरे उसमें आते हैं जो कि है 40 से कम, तो 40 से कम
में कौन सा आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 5 न लिख के 6 + 5 लिखेंगे। 6 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। इसी तरह 60 से कम, तो 60 के अंदर 40 भी आ गया, 20 भी आ गया। तो अब हम यहाँ पर 33 न लिखकर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे, यानी कि 33 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो 44 छात्रों की संख्या 60 से कम है। इसी तरह 80 से कम छात्रों की संख्या कितनी है, तो 14 + 44, 14 + 44 बराबर कितना हो गया, 58। जिनके 80 से कम अंक आए हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 58। इसी तरह 100 से कम अंक जिनके आए हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 64। तो 64 में हमने क्या किया है, 58 में 6 जोड़ दिया है, तो कितना आ गया है, 64। यानी कि 100 से कम जिन छात्रों के अंक आए हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 64 है, 64 है। इसी तरह अब हम से अधिक संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब से अधिक के लिए निम्नतम सीमा को लेंगे, यानी कि ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है। इसी तरह अब निम्नतम सीमा को हम लेंगे। तो 0 से अधिक, 0 से अधिक कितने छात्रों के अंक हैं, यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनके अंक 0 से अधिक हैं। तो कितने छात्र हैं, 64। 64 कैसे आया, अब यहाँ पे हमने छात्रों की संख्या को पहले प्लस किया जिसका योग 64 आया है। तो इसलिए 0 से अधिक जिन छात्रों के अंक हैं उनकी संख्या क्या है, 64 है। तो हम यहाँ पे 64 लिखेंगे। इसी तरह अब ऐसे छात्र जिनके अंक 20 से अधिक हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, 58। तो यहाँ पर 58 कैसे आया, 64 से हमने माइनस किया है 6। जब हम 64 से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 58। तो 20 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, 58 छात्रों के हैं। इसी तरह 40 से अधिक अंक किन छात्रों के हैं, तो 53 छात्रों के हैं। तो 53 कैसे आया, तो हमने 58 में से 5 माइनस कर दिया है जिसके बाद ये आया है 53। इसी तरह 60 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, तो 20 छात्रों के हैं। तो यहाँ पे 20 कैसे आया, जब हमने 53 में से 33 माइनस कर दिया है तो कितना आया है, 20। अब 80 से अधिक, यानी कि 80 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, तो 6 छात्रों के हैं। कैसे, हमने इसमें क्या किया है, 20 से 14 को माइनस कर दिया है, तो आंसर कितना आया है, 6। तो अब इस सारणी के द्वारा हम से कम और से अधिक तोरण को बनाएंगे। ये पहले हम से कम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से अधिक बनाएंगे। तो से कम के लिए जो बारंबारता दी गई है, तो इसमें से कम को बनाने के लिए हम यहाँ से नहीं देखेंगे ये बारंबारता। से कम के लिए बारंबारता कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 64 है। तो 64 जिससे कि इसमें आ जाए, तो हमने इसको कहाँ तक, कितने गैप में बनाया है, 5-5 का गैप लेके 65 तक बनाया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। और यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक, अब इसको हम 10-10 के गैप में लेके बना लेंगे पूरा, क्योंकि 0 से 100 तक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसको हमने एक्स अक्ष पर लिया है गणित में प्राप्त अंक को, और बारंबारता को वाई अक्ष पर लिया है। अब हम तोरण बनाएंगे। तोरण बनाने के लिए अब ये देखना है कि 20 से कम छात्रों की संख्या कितनी है। तो 20 यहाँ पर है,
यहाँ से ऊपर ऐसे बिंदु ले जाएंगे और 6 कहाँ पर है, ये 5 के थोड़ा ऊपर, 5 के थोड़ा ऊपर। तो यहाँ से इसके सीध में देखेंगे, यहाँ से इस बिल्कुल, तो यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, बिंदु लगा दिया। इसी तरह 40 से कम छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि 40 से कम अंक जितने छात्रों के आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो 11 के लिए पहले 40 यहाँ कहीं देखेंगे, जो एक्स अक्ष पर है 40। उसके बाद 11 यहाँ कहीं देखेंगे जो कि 10 से ऊपर। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया है। इसी तरह 60 से कम अंक कितने छात्रों के हैं, तो 44। तो 60 यहाँ कहीं है, यहाँ पे। अब इसके सीध में हम देखेंगे 44 कहाँ पर है, 44 है 40 से ऊपर और 45 से नीचे। तो यहाँ कहीं एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह 80 से कम अंक कितने छात्रों के हैं, तो 58 छात्रों के हैं। तो 80 यहाँ है एक्स अक्ष पर, अब हमें 58 देखना है वाई अक्ष पर। तो 58 60 से नीचे और 55 से ऊपर है, तो यहाँ कहीं एक बिंदु लगा देंगे। इस तरह 100 से कम अंक कितने छात्रों के हैं, तो 64 छात्रों के 100 से कम अंक हैं, जो कि 100 यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर 64 देखना है वाई अक्ष पर, तो 64 यहाँ कहीं है, यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। इस तरह अब हम सभी बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया है, से कम त्वरण। तो ये जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है वो से कम त्वरण है। इसी तरह अब से अधिक को बनाएंगे। तो से अधिक में भी y अक्ष पर बारंबारता है, ये है 0 और ये है x अक्ष। तो अब इसमें से अधिक में संचयी बारंबारता जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, सबसे हाईएस्ट छात्रों की संख्या कितनी, 64 है। तो अब यहाँ पर भी 5-5 का गैप लेकर y अक्ष पर हम इसमें नंबरिंग करेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पहला क्या है, 0 से अधिक। 0 से अधिक छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि जिन छात्रों के अंक 0 से अधिक आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 64 है। तो अब हम जो से अधिक डायग्राम है उसको हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। से कम को हमने नीचे से बनाना शुरू किया है, अब हम इसको ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 0 यहाँ है और 64 यहाँ कहीं है। तो इसी लाइन में हम यहाँ पर एक डॉट रख देंगे, यानी बिंदु रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद अब हम दूसरे में देखेंगे कि 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 58 है। तो 58 यहाँ कहीं है, यानी कि 55 से ऊपर और 60 से नीचे। तो यहाँ एक बिंदु लगा देंगे और 20 नीचे है, तो इसके बिल्कुल सीध में, इसके यहाँ पर सीध में बिल्कुल एक, यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे, यहाँ कहीं। इसी तरह 40 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, तो 53 छात्रों के 40 से अधिक अंक हैं। यहाँ पर 40 है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे 40 से अधिक जो छात्रों की संख्या है जिनके अंक 40 से अधिक हैं वो हैं 53। तो 50 से ऊपर यहाँ है बिंदु, तो यहाँ पर एक बिंदु रख देंगे। तो 40 से अधिक कितने छात्रों के अंक हैं, तो वो हैं 53, यहाँ कहीं देख लेते हैं इसको। उसके बाद इसी तरह 60 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, तो 20 छात्रों के हैं। 60 यहाँ पर है, 20 यहाँ है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह 80 से अधिक अंक कितने छात्रों के हैं, तो 6 छात्रों के हैं। तो 80 यहाँ है, 80 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, 5 के ऊपर, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। इस तरह अब हम सभी बिंदुओं को ऊपर से नीचे की तरफ एक साथ मिला देंगे।
तो हमें क्या मिल जाएगा, से अधिक संचयी बारंबारता या से अधिक त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपने देखा इस सारणी के माध्यम से कि हम से अधिक और से कम त्वरण को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। इन दोनों ही त्वरण की एक रोचक विशेषता यह है कि इनका परस्पर प्रतिच्छेद बिंदु बारंबारता वितरण की माध्यिका बनाता है। अगर हम दोनों त्वरण को एक साथ मिला दें, अभी आपने से कम निकाला, से अधिक आपने ड्रॉ किया, इस तरह अगर हम से कम और से अधिक, जैसे ये वाला त्वरण कौन सा है, से कम त्वरण है, और ये वाला त्वरण कौन सा है, से अधिक त्वरण है। से अधिक त्वरण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है और से कम त्वरण नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है। तो अगर हम इसके बीच के बिंदु को मिला दें, जो कि 50 से 60 के बीच में है, और इसका जो बीच का बिंदु क्या होगा, वो 55, यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, मध्यिका का। तो मध्यिका को निकालने के लिए अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 64 थी। अब 64 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब ये हम देखेंगे कि यहाँ जो आवृत्ति दिखाई गई है यहाँ पर y अक्ष पर और x अक्ष पर दिखाया गया है गणित में प्राप्तांक, यानी कि गणित में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे आवृत्तियाँ जहाँ पर हैं y अक्ष पर, तो यहाँ 32 कहाँ पर है, तो यहाँ 32 यहाँ कहीं है, और इसके ही सीध में एक लाइन इस तरह डॉट 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 खींच देंगे। अब यहाँ जो बीच का बिंदु है, अब इसके नीचे हम देखते हैं इस तरह, तो ये कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल 50 और 60 के बीच में 55 की जगह। तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यिका, यानी कि हम त्वरण के माध्यम से मध्यिका को भी निकाल सकते हैं। दोनों त्वरणों के आकार से स्पष्ट होता है से कम प्रकार का त्वरण कभी घटता नहीं है और से अधिक प्रकार का त्वरण कभी बढ़ता नहीं है। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा कि से कम जो त्वरण है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि कभी घटता नहीं है। इसी तरह जो से अधिक त्वरण है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो से अधिक त्वरण है वो कभी बढ़ता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अंकगणितीय रेखा चित्र के बारे में। अंकगणितीय रेखा चित्र को काल श्रेणी आलेख भी कहा जाता है। काल श्रेणी यानी कि टाइम सीरीज। इस आलेख के अंतर्गत समय, समय के अंदर है घंटा, दिन, तारीख, सप्ताह, माह, वर्ष इत्यादि को एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष यानी इस तरह एक्स अक्ष पर हम टाइम को रखते हैं। यहाँ पर टाइम जो कि समय, समय जो है घंटा, दिन, तारीख आदि में हो सकता है, और चरों के मानों काल श्रेणी आंकड़ों को वाई अक्ष पर आलेखित किया जाता है, यानी कि जो चर के मान दिए रहते हैं उनको हम वाई अक्ष पर दिखाते हैं। इन आलेखित बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त रेखा चित्र अंकगणितीय रेखा चित्र या काल श्रेणी आलेख कहलाता है। यह लंबी अवधि के काल श्रेणी आंकड़ों की प्रवृत्ति और आवर्तित इत्यादि को समझने में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो सारणी दी गई है, यहाँ पे भारत के निर्यात और आयात को दिखाया गया है, जो कि वर्ष 1993 से 94 से लेकर 2013 और 14 के बीच में भारत में आयात और निर्यात को दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस सारणी में अगर हम देखें तो निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है प्रत्येक वर्ष। तो अब इसी के माध्यम से अब यहाँ पर अंकगणितीय रेखा चित्र बनाया गया है, जिसमें कि निर्यात को एक डार्क लाइन से दिखाया गया है, आयात को डॉट डॉट बिंदु से दिखाया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। और यहाँ पर एक्स अक्ष पर वर्ष को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर काल श्रेणी को दिखाया गया है। और यह हमेशा अंकगणितीय रेखा चित्र एक लंबे
वर्षों के बीच में, यानी कि एक लंबी अवधि के बीच में कितना आयात निर्यात हुआ है उसको दिखा रहा है। आइए हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आयत चित्र एक आवृत्ति वितरण की, फिर है डैश 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 का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है, जिसमें का है व्यक्तिगत श्रृंखला, खा है विविक्त श्रृंखला, ग है सतत श्रृंखला और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग सतत श्रृंखला। इसी तरह अब हम मूल्यांकन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्षक के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है? का आवृत्ति चित्र, खा आवृत्ति बहुभुज, गा आवृत्ति वक्र, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हा आवृत्ति बहुभुज। आज हमने इस बिंदु पर चर्चा की जो कि इस प्रकार है। बारंबारता आरेख, आयत चित्र, बारंबारता वक्र, तोरण वक्र, अंकगणितीय रेखा चित्र। आइए हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। अपने इलाके के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण करें। दैनिक वेतन अर्जित करने वालों पर सूचना एकत्रित करें। आपकी सूचना में निम्न सम्मिलित हों। का है दैनिक अर्जित राशि और खा है वेतन अर्जित करने वालों की संख्या। अपनी सूचना को एक आयत चित्र के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की है, मुझको आशा है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।